मैं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आप पढ़ रहे हैं व्याकरण। हिंदी व्याकरण में एक व्याख्यान हो चुका है, आज दूसरा व्याख्यान है। यह सीरीज लगातार चलेगा और पूरा का पूरा व्याकरण आपको पढ़ना है। तमाम परीक्षाओं के लिए, तमाम विद्यार्थियों के लिए, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये व्याख्यान अत्यंत आवश्यक होगा, उपयोगी होगा। आप सभी से निवेदन है कि निरंतर हमारे व्याख्यान को देखें और हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यह सेवा आपके लिए सदैव जारी रहेगी। तो चलते हैं आज के पाठ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि आज आपको बताया जाएगा हिंदी के स्वर वर्ण, परिभाषा और प्रकार। पूर्व में हिंदी वर्णमाला का हम सामान्य परिचय दे चुके हैं इसके पूर्व के व्याख्यान में। आज मूल रूप से हम स्वर पर बात करेंगे और स्वर के जो प्रकार हैं, स्वर का जो स्वरूप है, स्वर की जो परिभाषा दी गई है, इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे गंभीरतापूर्वक। आप सारे लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें। अंत तक आप जब बने रहेंगे तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि स्वर क्या है, उसके स्वरूप क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, बखूबी आप समझ जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि स्वर की जो परिभाषा दी गई है वो आपके सामने इस प्रकार है कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। भाषा विज्ञान में इसके बारे में बतलाया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण के क्रम में मुख विवर में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता हो, उन वर्णों को ही हम स्वर कहते हैं। दरअसल संस्कृत, जो हमारा वैदिक संस्कृत है, उसमें 14 स्वर बताए गए। हमारा जो लौकिक संस्कृत है उसमें 12 स्वर बताए गए। पर हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो विश्व भाषा बनने के लिए अग्रसर है, इसमें कुल मिलाकर 11 स्वर का उल्लेख किया गया है। आप देख रहे हैं कि उसकी जो अगली परिभाषा दी गई है कि इनके उच्चारण में किसी भी प्रकार से दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। एक तो ऊपर आप देख चुके हैं कि बिना किसी अवरोध, बिना किसी रुकावट के इसका उच्चारण होता है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि दूसरे वर्णों की सहायता इसमें नहीं ली जाती है। व्यंजन के बारे में आपने पूर्व में पढ़ा होगा कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है। स्वर के सहयोग से ही व्यंजन का उच्चारण होता है, पर स्वर वर्ण अपने आप में स्वाधीन होता है, स्वतंत्र होता है। इसके उच्चारण के लिए किसी भी प्रकार के अन्य वर्णों की किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए ये स्वाधीन वर्ण होता है हिंदी वर्णमाला का। इसे स्वतंत्र वर्ण भी कहा जाता है। हम जब प्रकार पर आएंगे तो आप देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर 11 स्वर रखे गए हैं उसे अनेक आधार पर बांटे गए। खास करके हम यह भी कह सकते हैं कि यह प्रकार के जगह वर्गीकरण है। मूल रूप से जो हमारा 11 स्वर वर्ण है उसे अनेक आधार पर विद्वानों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने विभाजित करने का प्रयास किया है और वास्तव में यह विभाजन उसके स्वरूप को स्पष्ट करता है। हम समझ जाते हैं कि वास्तव में स्वर वर्ण जो बने हुए हैं उसका मूल स्वरूप क्या है और किन किन चीज़ों से मिलकर के वो निर्मित हुआ है, या उसका मौलिक स्वरूप क्या है, उसका उच्चारण कहाँ से होता है, उसके उच्चारण की अलग अलग प्रक्रियाएं क्या है। इन तमाम चीज़ों पर हम गंभीरतापूर्वक तभी जान पाते हैं जब इस वर्गीकरण को हम जानते हैं, इसके प्रकारों को जब हम जानते हैं। हम प्रकार पर लिए चलेंगे तो आप देखेंगे 3 प्रकार जो किए गए हैं और आप देखेंगे कि 3 आधार पर मैंने इसे विभाजित किया है। दरअसल जो 3 आधार लिया गया है, सबसे पहला है उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा है जीव की सक्रियता के आधार पर और तीसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। तीनों आधार पर हम स्वर वर्ण के विभाजन को देखेंगे, उसके वर्गीकरण को देखेंगे, उसके प्रकार को देखेंगे। तो हम चलते हैं, आपको पहला जो बिंदु है उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण करने में जो समय लगता है, किसी भी वर्ण को उच्चारित करने में, उच्चारित होने में जो वक्त लगता है, जो समय लगता है, उसे हम कहते हैं उच्चारण काल। उच्चारण काल के दृष्टिकोण से जो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण रखे गए हैं उसका विभाजन जो किया गया है वो मूल रूप से ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है। 3 रूपों में उसे बांटा गया है। ह्रस्व के बारे में कहा गया है, जो आप देख रहे हैं कि ह्रस्व स्वर जो होता है, नाम से ही स्पष्ट है, ह्रस्व का अर्थ ही होता है छोटा, ह्रस्व का अर्थ ही होता है लघु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में अति अल्प समय लगता हो, बहुत ही कम समय लगता हो, उसे हम हर्ष वर्ण कहते हैं। हर्ष वर्ण में जिन वर्णों को रखा गया है हमारे वर्णमाला में, उसमें 4 वर्ण आ रहे हैं। जैसे अ है,
ह्रस्व ई है, ह्रस्व ऊ है और री है। ये 4 वर्ण मूल रूप से ह्रस्व वर्ण कहलाता है। इन वर्णों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, जिसके कारण भी इसका यह नाम रखा गया है। दूसरी बात है कि यह मूल स्वर कहलाता है, चूँकि इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है या किसी अन्य वर्णों के सहयोग से इसका निर्माण नहीं हुआ है। यह कारण भी है कि इसे हम हर्ष वर्ण कहते हैं, उच्चारण काल के दृष्टिकोण से और इसकी मौलिकता के आधार पर। दूसरा जो इसमें भेद रखा गया है, दीर्घ स्वर, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। दीर्घ का अर्थ होता है विशालकाय, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ का अर्थ होता है मोटा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर के उच्चारण से दुगुना समय लगता हो, उसे हम कहेंगे कि ये दीर्घ स्वर हो गया। तो दीर्घ स्वर की सबसे बड़ी विशेषता है उच्चारण काल के दृष्टिकोण से कि उसके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, या अगर हम बहुत आसान भाषा में से बताने की कोशिश करें तो दुगुना समय लगता है। तो दुगुना समय जब हर्ष स्वर लगेगा तो वो दीर्घ हो जाएगा, और दुगुना समय लगता है इसका एक और कारण है। आप इस कारण को जब जानेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप जान पाएंगे कि जो मूल स्वर वर्ण होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती या अन्य वर्णों के सहयोग से उसका निर्माण नहीं होता है, उन्हीं वर्णों में सजातीय एवं विजातीय संसर्गों से इसका निर्माण होता है। यही कारण है कि 2 मूल वर्णों के संसर्ग से जब इसका निर्माण होता है तो दोनों का जो उच्चारण काल है, दोनों के उच्चारण में जो लगने वाला समय है, वह संयुक्त रूप से वहाँ प्रयोग किया जाता है। इस कारण भी यह दीर्घ स्वर कहलाता है। हम इस पाठ पर आपको जब लिए चलेंगे, थोड़ा सा गहराई में अगर उतरें तो आप देखेंगे दीर्घ स्वर मूल रूप से जो है वो आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, ए है और ऐ है। ये पा और ओ है, ओ और औ है। कुल मिलाकर के इतने सारे जो वर्ण रखे गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि मूल रूप से ये 7 वर्ण जो है वो दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है, ये आप समझ चुके हैं। अब दुगुना क्यों लगता है, इस पर अगर हम बात करें, जैसे आ वर्ण बना हुआ है तो ये अ और अ के संयोग से बना हुआ है। तो बहुत ही स्वाभाविक है कि जब 2 अ के सहयोग से एक आ बनता है तो निश्चय ही दोनों के उच्चारण में जो समय लगता है वह समय एक साथ संयुक्त होकर के आ को उच्चारित करेगा। यही कारण है कि आ दीर्घ स्वर हो जाता है और इसके उच्चारण में दुगुना समय लगता है। ठीक उसी प्रकार से दीर्घ ई है तो इसमें ह्रस्व ई का संसर्ग दिखाई पड़ता है, संयोग दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से दीर्घ ऊ है, इसमें ऊ और ऊ का संयोग दिखाई पड़ता है। ए है तो आप देख रहे हैं कि अ और ई के सहयोग से वह बना हुआ है। ए है तो फिर आप देखते हैं कि इसमें और ई के हिसाब से बना हुआ, और आप देखेंगे ऐ है, इसमें और दीर्घ ई से बना हुआ है। ओ है तो ये और ऊ से बना हुआ है। औ है तो ये और दीर्घ ऊ से बना हुआ है। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि 2 सजातीय अथवा सजातीय एवं विजातीय वर्णों के संसर्ग से दीर्घ वर्ण का निर्माण होता है, दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। यह कारण भी है कि यह स्वर दीर्घ है और इसमें ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उच्चारण करने में। यह इसका मूल कारण है। आगे आप देखेंगे कि पलुत है। पलुत के बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं कि पलुत स्वर जो होता है इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। हमारी जो भाषाएं विकसित हुई है, भारत की जो सबसे आदिम भाषा है, जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। संस्कृत के 2 रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। आपको मैंने आरंभ में ही बताया कि वैदिक संस्कृत में 14 स्वर वर्ण का उल्लेख किया गया है, लौकिक संस्कृत में 12 का उल्लेख किया गया है, और हमारी जो हिंदी है उसमें केवल 11 स्वर बच गए हैं। तो इस प्रकार की जो क्रमिकता है उसमें आप देखेंगे पलुत का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। पलुत का कोई निर्धारित वर्ण भी नहीं है। मूल रूप से इसके बारे में कहा जाता है कि किसी भी वर्ण के, किसी भी स्वर वर्ण के उच्चारण में जब ह्रस्व से तिगुना समय लगता है तो उसे हम कहते हैं कि ये पलुत हो गया। पलुत को कहा जाता है कि एक प्रकार से यह दीर्घ से भी अधिक समय लेता है। और जो उदाहरण हमारे सामने रखा गया है, जैसे ओ और 3 और म है, ये 3 इसकी पहचान होती है। 3 इसीलिए रखा गया है कि इसमें एक प्रकार से कहें तो ये 3 गुना समय लेता है। 3 गुना समय लेने के कारण भी यह इस प्रकार से दरअसल कहलाता है, इसीलिए त्रिमात्रिक ये कहलाता है। आप क्रम से अगर जानें तो
जो हमारा ह्रस्व है वो एक मात्रिक है, दीर्घ द्विमात्रिक है और ये त्रिमात्रिक है। इसी कारण इसमें 3 लगाया जाता है। इसका उच्चारण इस प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से ओम। अब देखेंगे ओ पर हमने इतना सारा जोर डाला जिससे एक प्रकार से तिगुना समय खर्च हो गया। ये इसमें दिया जाता है 3 देने के कारण स्पष्ट हो जाता है कि ये प्लुत है। बहुत ही अच्छी बात है कि हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। इस विषय पर आपको परेशान नहीं होना है। वैदिक संस्कृत में इसके प्रयोग धड़ल्ले से हुए हैं, मिलते हैं। अगला जो आधार है हमारा वो है जीव की सक्रियता के आधार पर। खास करके जो व्याकरण की पुस्तकें प्राप्त होती है बाज़ार में, उसमें आप देखेंगे कि जीव की सक्रियता के आधार पर स्वर वर्णों का विभाजन नहीं मिलता है। लेकिन जब आप भाषा विज्ञान को पढ़ेंगे, आप हरदेव बाहरी जी को पढ़ें, हिंदी भाषा में पढ़ें, या आप भोलानाथ तिवारी जी को पढ़ें, या आप देवेंद्रनाथ शर्मा जी को पढ़ें, तो मूल रूप से आप देखेंगे इन लोगों ने जीव की सक्रियता के आधार पर भी स्वर वर्णों का विभाजन किया है। मूल रूप से जीव की सक्रियता के भी 3 आयाम दिखाई पड़ते हैं। कारण यह है कि जीव के 3 भाग होते हैं, अगला भाग, मध्य का भाग और पश्च भाग अर्थात पिछला भाग। जो अगला भाग होता है उसे शरीर विज्ञान के हिसाब से बताया गया है कि वो सबसे अधिक सक्रिय होता है। स्वाद लेना हो, किसी भी चीज़ को बहुत शीघ्रता के साथ पहचानना हो, वो गर्म है, ठंडा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है, ये बहुत शीघ्र सूचना मस्तिष्क को पहुंचाने में सक्रिय होता है। इसलिए जीव का अगला भाग जो होता है ये बेहद कहा जाता है कि ये दरअसल बहुत संवेदनशील होता है। अब देखेंगे कि जीव का जो मध्य भाग होता है वो थोड़ा सा बहरा होता है इससे, और सबसे पिछला भाग होता है एकदम मोटा सा और इतना बहरा कि वहाँ कड़वी दवा भी अगर दे दी जाए तो स्वाद का कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए स्वाद लेने का मूल रूप से काम जीव का अगला भाग करता है। तो ये जीव के जो 3 भाग हो गए, अग्र, मध्य और पश्च, इसकी सक्रियता के आधार पर दरअसल विभाजन किया गया है कि किस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में जो स्वर वर्ण रखे गए हैं इस सक्रियता के आधार पर कैसे उच्चरित हो रहा है और इसके विभाजन किस रूप में किए गए हैं। आप देखें इस प्रकार यहाँ तो जो अग्र स्वर है इसमें जीव का अगला भाग सक्रिय होता है जिसमें 5 वर्ण रखे गए हैं, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, री, ए और ऐ, 5 वर्ण रखे गए हैं। इन 5 वर्णों के उच्चारण में हमारे जीव का अगला भाग बहुत ही सक्रिय होता है जो बेहद संवेदनशील होता है। इसी संवेदनशील भाग से उच्चरित वर्णों को अग्र स्वर कहा जाता है। अगला है मध्य स्वर। मध्य स्वर में केवल अ का नाम आता है और पश्च स्वर में जो शेष ये वर्ण बच गए 6 वर्ण उसको रखा गया है। अब आप यह कहेंगे कि इसे याद कैसे रखा जाए, यह भी बड़ा आसान है। याद इस प्रकार से आप रख सकते हैं कि आप जो अग्र स्वर है उसे याद कर लीजिए, उसकी संख्या केवल 5 है। मध्य स्वर तो स्वाभाविक रूप से याद हो जाएगा चूँकि वह केवल अ है। जब अग्र याद कर लेंगे, मध्य याद कर लेंगे तो शेष जो 6 वर्ण बच गए हैं वो पश्च में चला जाएगा और इस प्रकार से 11 वर्णों का विभाजन बहुत ही सहज रूप से आपको याद हो जाएगा। तमाम परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसे इस प्रकार के विभाजन को याद रखेंगे। अगला आप देखेंगे उच्चारण काल के आधार पर भी इसका विभाजन किया गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर। अर्थात मुख विवर में जो अनेक पार्ट होते हैं, अनेक जो अंग होते हैं, जैसे कंठ है, जीभ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है और ओठ है, मुख्य रूप से किसी भी वर्ण के उच्चारण में, किसी भी शब्द के उच्चारण में इन्हीं मुख विवर के अंगों का प्रयोग किया जाता है। दरअसल उच्चारण स्थान जो होता है कि किस स्थान से यह वर्ण विशेष उच्चरित हुआ है उसके आधार पर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसका विभाजन किया है। उसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर इसके 6 रूप हमें दिखाई पड़ रहे हैं। 6 रूपों में आप देखेंगे सबसे पहले कंठ ही है और बहुत बड़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ दिखाई पड़ती है कि किस प्रकार से स्वर वर्ण का विभाजन हो या व्यंजन का विभाजन हो, स्थान के आधार पर ज़बरदस्त क्रमिकता है। सबसे पहले कंठ से उच्चारण, उसके बाद आप देखेंगे तालु से उच्चारण, मूर्धा से उच्चारण। यह जो क्रमिकता है जो भीतर से बाहर की ओर आ रहा है, यही क्रम स्वर वर्ण में आपको दिखाई पड़ेगा। आप स्वाभाविक रूप से यहाँ देख रहे हैं जो कंठ ही जो है, कंठ से और आ का उच्चारण होता है। तालव्य जो कंठ के बाद का भाग है, अगला भाग है, उससे ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण होता है। ओष्ठ जो होता है इससे ऊ और ऊ का उच्चारण होता है।
मूर्धन्य अर्थात मूर्धा से ऋ का उच्चारण होता है। और साथ में जिस प्रकार से आपने वहाँ देखा था कि दीर्घ स्वर में दो सजातीय या विजातीय वर्णों का सहयोग होता है, उसका संयोग होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे कंठ तालव्य वर्ण भी होते हैं और कंठ्योष्ठ वर्ण भी होते हैं। इसे समझना बहुत ही आसान है, इसीलिए कि आप समझ चुके हैं अब कि ए और ऐ, ओ और औ जो क्रमशः कंठ तालव्य एवं कंठ्योष्ठ है वो कैसे बना है। आप सर्वप्रथम देखेंगे कंठ तालव्य कैसे बना है, जिसमें ए और ऐ है। तो ए का निर्माण हुआ है अ से और ह्रस्व ई से। आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि अ का जो उच्चारण स्थल है वो कंठ है, और आगे जो ई का उच्चारण स्थल है मूल रूप से उसे कहा गया है कि ये तालव्य है। यही कारण है कि कंठ तालव्य वर्ण हो जाता है ए। उसी प्रकार से ऐ भी फिर होता है, उसे भी हम कंठ तालव्य कहते हैं, जो अ एवं दीर्घ ई से निर्मित हुआ है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कंठ्योष्ठ, जो कंठ और ओठ दोनों के संसर्ग से, दोनों के मिलन से, दोनों के सहयोग से जो उच्चरित हुआ है उसे हम कहते हैं कंठ्योष्ठ हो गया। तो ये ओ और औ इसमें आता है। जैसा आप जानते हैं कि ओ का जो निर्माण है वो अ और उ के मिलने से होता है। साथ में आप देखेंगे कि अ और दीर्घ उ के मिलने से औ बन जाता है। और स्वाभाविक है कि कंठ्योष्ठ का मतलब होता है कि कंठ से उच्चारण होता है अ का और उ का उच्चारण होता है ओठ से। यही कारण है कि इसे कंठ्योष्ठ कहा गया। इस प्रकार से आपने आज जाना कि स्वर वर्ण जो होते हैं, जो 11 हैं हमारे वर्णमाला में, इन वर्णों का किस प्रकार से विभाजन होता है, किस प्रकार से उसका स्वरूप निर्मित हुआ है, कैसी उसकी आधारशिलाएँ हैं, उसका उच्चारण स्थल क्या है और किन किन रूपों में उसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं। यह व्याख्यान तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप सबों से निवेदन है कि सारे वर्ग के छात्र छात्राएं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यह सेवा सदैव आपके लिए जारी रहेगी। फिर मिलेंगे। जय हिंद।